नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के बारे में। हमने यह तो समझ लिया, जान लिया कि ठोस जो होते हैं वो दो तरह से पढ़े हमने। कौन कौन से पढ़े? क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब इनका वर्गीकरण देखेंगे, यानी इनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो बच्चों इनमें वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किस तरह से होता है, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण वो हम देखते हैं एक एक करके। तो शुरू करें, चलिए। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका वर्गीकरण का आधार क्या है। इनका वर्गीकरण का आधार है बंधुता। बंधुता से मतलब क्या है कि इनके मध्य कौन सी बॉन्डिंग है, कौन सा बंध है। ठीक है, देखो हम जैसे परिवार में रहते हैं, एक पूरी फैमिली होती है हमारी, तो सबके बीच में हमारा कुछ ना कुछ रिलेशन होता है ना। जैसे पेरेंट्स होते हैं तो हमारा उनके बहुत अच्छा और बहुत प्रबल बंध हमारे बीच में है ना। लेकिन कोई हमारे दूर के रिश्तेदार हैं तो हमारा उनका दूर का थोड़ा सा रिलेशन रहता है, तो वो बंध थोड़ा सा कैसा होता है, कमजोर टाइप का होता है। यानी कि कोई अगर हमारे जितने पास रहता है हम उससे उतने ही ज्यादा जुड़े रहते हैं, और कोई जितना दूर हमसे जाता है हम उससे धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी हमने क्या कहा कि बंधुता के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि किस तरह से यह ठोस आपस में एक बंध बनाते हैं। तो जितना मजबूत अच्छा बंध बनाएगा उसका मतलब उसको हम कहेंगे एक अच्छे प्रकार का ठोस। तो हमने इसको अब ऐसे तो नहीं कह सकते कि अच्छे प्रकार का या बुरे प्रकार का, है ना। ये तो मैंने एक समझाया आपको। तो इसके आधार पर, बंधुता के आधार पर इनको अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया है। कैसे वर्गीकृत किया है देखो। आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस तथा आणविक ठोस, ये चार प्रकार के ठोस हैं बंधुता के आधार पर। ठीक है, यानी कि इनमें अलग तरह का बंध बन रहा है आपस में। तो यहाँ पे ये कुछ और ही प्रकार का बंध बना रहे हैं। ठीक है, यही कहानी सहसंयोजक ठोस में देखने को मिल रही है, और सेम वही चीज आणविक में। यानी कि सब ये चारों अलग अलग तरह का बंध बना रहे हैं, और उन बंध के आधार पर ही हमने इन्हें नाम दिया है। जिस तरह का बंध इसमें बन रहा है इसको आयनिक ठोस कहा, इसको धात्विक कहा, उसको आणविक कहा, और उसको सहसंयोजक कहा। क्यों कहा? क्योंकि इनमें अलग अलग प्रकार की बॉन्डिंग हो रही है। किसी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो किसी में कमजोर है। ठीक है बच्चों, तो अब शुरू करते हैं इनको एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों आयनिक ठोस की। किसकी बात करेंगे? आयनिक ठोस की। ठीक है, अब आयनिक ठोस में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है एक तरफ प्लस माइनस ऐसे कुछ संरचना दिख रही है। ठीक है, मान लीजिए हम उदाहरण ले लेते हैं किसका बच्चों? उदाहरण लेते हैं NaCl का। NaCl, ठीक है, Na पे प्लस और Cl पर माइनस। ठीक है, तो मान लीजिए जितना भी प्लस चार्ज है वो हमारा Na है, और जिस पर माइनस है वो हमारा Cl या क्लोरीन है। ठीक है, अब देखो, अब ये किस तरह का जो ठोस है वो कैसा है? आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस क्यों बोला? इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या बन रहे हैं, इसमें आयन बन रहे हैं। जैसे कि धनायन, ये क्या है? धनायन, और वो क्या है? ऋणायन। धनायन, ठीक है, और ये क्या है? ऋणायन। ठीक है, तो इस तरह से आयन्स बन रहे हैं। तो जब आयन बनते हैं और आयन आपस में जब बंध बनाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? आयनिक बंध। ठीक है, जैसे सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर कौन सा आवेश आ गया? धनावेश, तो ये बन गया धनायन। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर क्या आ गया? ऋणावेश, तो ये क्या हो गया? ऋणायन। तो इस तरह से ये आयन बनाते हैं, और आयन बनाने के बाद में सोडियम को, क्लोरीन को, भाई सोडियम को तो इलेक्ट्रॉन देना था और क्लोरीन को जरूरत थी, उसने ले लिया, तो आपस में मिलकर के जो एक बंध बना वो एक बहुत ही मजबूत प्रकार का बंध बना इनके बीच में। ठीक है, अब कैसे? देखो हम इसमें जानेंगे, कैसे जानेंगे देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जब आयनिक ठोस की, तो आयनिक ठोस में अवयवी कण क्या है, यानी यहाँ जो कण बन रहे हैं
हम देखो सारी बातें जो पढ़ रहे हैं बच्चों ठोस के बारे में, हम सबसे पहले ये बात दिमाग में रख लें कि हम जो अवस्था ये ठोस पढ़ रहे हैं ये हम अवयवी कणों की कहानी पढ़ रहे हैं पूरे, यानी कि जो कण मिलकर के क्या बनाते हैं। देखो पदार्थ किससे बना है, छोटे छोटे कणों से, और उन्हीं कणों को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ठोस अवस्था में जो कण है, जो अवयवी कण है, तो हम बात कर रहे हैं आयनिक ठोस की, यानी क्या बन रहे हैं यहाँ पे आयन आपस में मिलकर के और बॉन्ड बना के एक क्रिस्टल उन्होंने, एक जालक उन्होंने बना दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आयनिक ठोस में मेरे पास में कण कौन कौन से है, मेरे पास धनायन और ऋणायन। क्या है मेरे पास कण बच्चों, यहाँ धनायन व ऋणायन। ठीक है, ये मेरे पास में है। ठीक है, अब इनके बीच में बनने वाला बल, लगने वाला बल कौन सा है, यानी कि ये जो बंध बना रहे हैं ये कौन सा बंध बन रहा है, ये बन रहा है इनके बीच में वाला आयनिक बंध। आयन का फॉर्मेशन हो रहा, आयन बन रहे, तो बंध भी कैसा बन गया, आयनिक बंध। आयनिक बंध। देखो बच्चों आयनिक ठोसों में प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण होता है। क्या होता है, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण। इस प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण की वजह से ये बंध होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बंध होता है। ठीक है, अब इनके बात करें अगर गलनांक और क्वथनांक की, तो जब इनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल कैसा है, प्रबल है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। ठीक है, तो अब जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बहुत जो बल है वो बहुत ज्यादा है, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल इनके मध्य में है, तो जब हम इसका अगर गलनांक यानी कि इसको हम गर्म करेंगे तो इसका गलनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। गलनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। गलनांक कैसा होगा, उच्च होगा, उच्च गलनांक होगा, बहुत ज्यादा इनका गलनांक हमको मिलेगा, और गलनांक ज्यादा होगा तो क्वथनांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आयनिक ठोसों के लिए गलनांक और क्वथनांक दोनों ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे, कारण मैंने आपको बोला इनके बीच में प्रबल बंध है, भाई जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसको तोड़ने में समय तो लगेगा, है ना। तो इस तरह से जो आयनिक बंध है वो आयनिक बंध क्या है, इनके बीच में बन रहा है प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो आयंस हैं, ये आयंस जो दिख रहे हैं धनायन ऋणायन जो है, ये मुक्त नहीं है, मूव नहीं कर पाते, आयनों में इनमें कोई भी गति नहीं हो पाती है। इस वजह से यहाँ पर जब चालकता की अगर हम बात करें तो ठोस आयनिक ठोसों में चालकता नहीं होगी। ठीक है, चालकता नहीं। तो ठोस अवस्था में अगर हम बात करें तो ठोस अवस्था में तो चालकता नहीं है, चालकता नहीं है, क्रॉस कर देती हूँ, मतलब नहीं होंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैंने थोड़ा सा नमक लिया और उसको पानी में घोल दिया, है ना, अब मैं अगर कहूं तो वहां पर जो होगा ये आयंस जो होंगे ये मूव करने लग जाएंगे, क्योंकि इनके मध्य का जो बल होगा ये कमजोर हो जाएगा और ये जो है वो मूव करने लगेगा। जब आयंस गति करेंगे तो चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो द्रव अवस्था में चालकता होगी। ठीक है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ बच्चों कि ये जो आयनिक ठोस है ये एक प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बंध से आपस में बंधे हुए, प्रबल आयनिक बंध इनके बीच में है, जिसकी वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक जो होंगे वो बहुत ज्यादा हाई होंगे। और अगर हम बात करते हैं चालकता की तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो धनायन और ऋणायन आपको दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल बल के साथ में बंधे हुए हैं, एक जगह फिक्स्ड है, मूव नहीं कर पा रहे, इधर उधर हिल नहीं पा रहे। क्यों, क्योंकि प्रबल बंध से बंधे हुए। भाई कोई आपको टाइट बांध दे किसी चेयर से तो क्या आप मूव कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, है ना। और आपको फ्री छोड़ दिया जाए तो आप आराम से दौड़ोगे, है ना। तो इसी तरह से जब हम इसमें चालकता की बात करेंगे तो वो नहीं होगा ठोस में, है ना। लेकिन अगर हम इसको NaCl को मान लो, अगर हमने नमक को पानी में घोल दिया तो उस द्रव अवस्था में चालकता होगी। क्यों होगी, क्योंकि वहां पर ये आयंस जो है वो मुक्त हो गए, वो बह रहे हैं, अब जा रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं था, यहाँ बंधे हुए थे अच्छे से,
वहां पे फ्री कर दिया, जाओ आप, ठीक है। तो इस वजह से वहां चालकता हो रही है, ठीक है। तो उदाहरण NaCl, इसके अलावा NaCl, इसका उदाहरण है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये सभी जो भी आयनिक बंध बनाते हैं, जो भी ठोस, वो सभी आयनिक ठोस कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के ठोस हुए हमारे आयनिक ठोस, ठीक है बच्चों। चलिए अगला हमारा है धात्विक ठोस। अब नाम से ही पता चलता है, जैसे वहां आयन बन रहे थे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ धातु की कहानी है ना। सबसे पहले तो बच्चों हम ये देखते हैं कि धातु होता क्या है। धातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु या मेटल, ठीक है। आप देखो, आपने अगर देखा हो या पढ़ा हो, तो पढ़ाई है आपने, खैर 10th क्लास में पढ़ा है आपने, आपको अच्छे से याद भी होगा, पता भी होगा कि वहां पर हमने क्या देखा था। वहां पे हमने एक पीरियोडिक टेबल देखी थी, यानी आवर्त सारणी देखी थी ना। 10वीं क्लास में पढ़ा हो आपने अगर आवर्त सारणी के बारे में। तो आवर्त सारणी में वहां पे हमने देखा था कि सभी तत्वों को उनकी गुणों के आधार पर अलग अलग व्यवस्थित किया गया। वहां पे आपने देखा होगा जो एस ब्लॉक में जो हमारे ग्रुप होते हैं, एस ब्लॉक में हमारे कौन से, ग्रुप नंबर 1 मेटल और ग्रुप नंबर 2 मेटल, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की हम जब बात करते हैं, ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 में हमारे कौन सा आता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Gp1, यानी ग्रुप नंबर 1 में हमारे कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, है ना, रुबिडियम एंड देन सीजियम, ठीक है। और ग्रुप 2 में हमारे आते हैं, ग्रुप 2 में हमारे मेटल कौन कौन से आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। तो ये हमारे आते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो आवर्त सारणी में तत्व रखे गए हैं, उनको हमने नाम दिया था कि ये धात्विक हैं, है ना, और इनको हमने नाम दिया क्षारीय तथा क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। अब देखो, ये जो नाम दिए हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल, अब इसको ऐसा क्यों है, देखो ये जितनी भी धातुएं हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, मैंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन देती हैं वो धातु है, ये सब इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन ये सभी क्या इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये सब के सब एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, +1, ठीक है। यानी कि हमने देखा है कि आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इसमें सभी के सभी जो ये हैं, ये एक ही ग्रुप में क्यों रखे हैं, क्योंकि ये सब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं, इसलिए क्या दिया इसको, +1। ये सारे के सारे जो है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, तो +2 आता है इन पर आवेश, तो इन पर क्या आ जाएगा, +1, यानी कि जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो सोडियम प्लस, ठीक है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो मैग्नीशियम +2, ठीक है। अब ऐसा क्यों, देखो जैसे सोडियम है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें क्या, चलो मैग्नीशियम का देख लीजिए, ठीक है। मैग्नीशियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है, 12 एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 12। तो क्या हुआ, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s कितना हुआ, 6, 4, 10, 3s2, ये हुआ। अब ये क्या करेगा, ये अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो ये स्टेबल हो जाएगा, यानी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किसके बराबर, नियॉन के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच जाता है, जिससे इस पर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम +2 में, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि जो धातु है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने ऊपर आवेश आ जाता है, इसके ऊपर तो आवेश ग्रहण कर लेती है। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके बराबर हो गया, इसका अक्रिय गैस के बराबर, नियॉन के बराबर, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, अब ये इसका क्या नाम देंगे, कर्नेल, क्या नाम देंगे, कर्नेल, ठीक है। अब ये हो गया कर्नेल। तो इस तरह से अब इसने ये जो इलेक्ट्रॉन दिए, कितने इलेक्ट्रॉन दिए बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो आप देखोगे कि यहाँ पर देखो मैग्नीशियम +2 चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों तरफ, है ना। अब नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने से बांधे रखता है। कैसे बांधे रखता है, आकर्षण बल के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसका मतलब कि वो नाभिक से दूर चले गए, नाभिक के आकर्षण बल से छूट गए, बाहर निकल गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के इस तरह से दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे देखो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2, यानी कि ये +2 में कौन है हमारा, यहाँ पे मैग्नीशियम है। यहाँ पे मैंने ये किसका ले लिया, ये उदाहरण हमारा किसका है, मैग्नीशियम का, ठीक है। और ये हमारा है सोडियम का। तो दोनों के केस में आपको दिखाई दे रहा है कि धातु अलग है, यानी कि एक तरफ तो धातु है, दूसरी तरफ क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये अब नाभिक के आकर्षण से छूट गया है, बाहर निकल गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को से मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास में यहाँ पर ये सारे क्या दिखाई दे रहे हैं, ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर अवयवी कण। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और इन धातु के मध्य में जो कर्नेल है, इसके मध्य और मुक्त इलेक्ट्रॉन के मध्य एक बल काम कर रहा है, एक बंध काम कर रहा है। जो बंध कौन सा बंध है, धात्विक बंध। समझ में आई मेरी बात। तो यहाँ पर अवयवी कण मेरे क्या है, अवयवी कण है मेरे यहाँ पे धातु और इलेक्ट्रॉन। अवयवी कण है धातु एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बल की हम बात करें, आकर्षण बल, तो यहाँ पर इन मुक्त इलेक्ट्रॉन और इस कर्नेल के मध्य में जो बंध बन रहा है, वो बन रहा है धात्विक बंध। कौन सा बंध बन रहा है, धात्विक बंध बन रहा है, ठीक है। कौन सा बंध बना, धात्विक। अब देखो, धात्विक बंध है, तो अब इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होंगे। धातु जो होते हैं बच्चों, धातुओं के अगर हम गलनांक और क्वथनांक की बात करें, तो इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ज्यादा होते हैं, है ना। जैसे कि लोहा, उसको पिघलाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो इस तरह से गलनांक और क्वथनांक कितने होते हैं, ज्यादा होते हैं, हम कह सकते हैं उच्चतम होते हैं, ठीक है, बहुत अधिक होते हैं। अब बात करते हैं किसकी, चालकता की। चालकता क्या होगी, यानी कि विद्युत का प्रवाह होगा या नहीं होगा। सोचिए, आप खुद सोचिए कि विद्युत का प्रवाह होगा या नहीं होगा। कुछ ऐसा चीज, कुछ अलग दिखाई दे रहा है इसमें, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा बच्चों। क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि चालकता किस वजह से होती है, चालकता होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। ऐसा ही होता है, चालकता होती है किसकी वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे हैं यहाँ तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक नहीं बल्कि यहाँ तो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं तो चालकता भी कैसी होगी, अधिकतम चालकता प्रदर्शित होगी। तो चालकता कैसी होगी, विद्युत के सुचालक होंगे। धातु होते कि नहीं होते सुचालक, पहले बताओ। होता है ना, होते हैं। लोहा विद्युत का सुचालक होता है। हमारे घरों में जो वायरिंग की जाती है किसकी है, कॉपर। कॉपर क्या है, धातु। सिल्वर क्या है, धातु, वो भी विद्युत का सुचालक है, ठीक है। तो इस तरह से जो धातु होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि उनमें धारा का प्रवाहन होता है। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे कि आयरन है, अभी हमने पढ़ा मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम, ये सब इसके उदाहरण है हमारे। ये सब हमारे उदाहरण हैं धात्विक ठोस के, ठीक है बच्चों। चलिए अब पढ़ते हैं अगला प्रकार। ये तो हमने समझा किसके, धात्विक ठोस के बारे में। अगला हमारा प्रकार है क्या, बंधुता के आधार पर अगला हमारा प्रकार है सहसंयोजी ठोस, ठीक है। देखो अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे सहसंयोजी ठोस की, या सहसंयोजक ठोस में क्या होता है। सहसंयोजक ठोस में आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है कि सभी कण आपस में जुड़ करके बंध बना रहे हैं। दिख रहा है, सारे कण आपस में जुड़ रहे हैं, देखो, है ना, जुड़ करके, जैसे एक फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल की तरह
सारे के सारे कण आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अब ये किस प्रकार से बनाते हैं देखो, इसमें हम उदाहरण लेते हैं सबसे अच्छा कार्बन। कार्बन जो होता है उसमें सहसंयोजी गुण सब बहुत अच्छे से पाया जाता है। कार्बन की अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, सहसंयोजक ठोस में क्या करता है, एक कार्बन दूसरे के साथ में मिलकर के इस तरह से सहसंयोजी बंध बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अवयवी कण कहाँ होंगे हमारे। अब यहाँ पर कार्बन क्या है, हमारा एक परमाणु है, परमाणु। तो यहाँ पर मेरे अवयवी कण क्या हुए, यहाँ पे मेरे अवयवी कण हुए कौन से, परमाणु। ठीक है, ये मेरे अवयवी कण हुए परमाणु। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन, हीरा। हीरा में क्या बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध, यानी कि इनमें सहसंयोजक प्रकार का बंध बनाते हैं ये। और यह कौन सा बंध हो गया, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध बना रहे हैं। ठीक है, सहसंयोजी बंध इनके मध्य में बन रहा है। तो क्यों, देखो ये जो है वो कार्बन जो है उसकी चारों तरफ से, यानी कार्बन की 4 होती है वैलेंसी, तो चारों तरफ से दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है आराम से। तो ये क्या कर रहा है, एक सहसंयोजी बंध बना रहा है। इनके मध्य में कोई भी मुक्त नहीं है, सब आपस में जुड़े हुए हैं और एक प्रबल बंध बना रहा है, दैट इज सहसंयोजी बंध। अब इसका गलनांक और कथनांक कैसा होगा बच्चों, तो अगर हम सहसंयोजक ठोस की बात करें तो इनका भी गलनांक और कथनांक जो होता है वो उच्च होता है, नहीं ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रबल आकर्षण बंध है ना, इनके मध्य में जो बंध बन रहा है वो बंध कैसा है, प्रबल है। तो प्रबल बंध को तोड़ने में समय तो लगेगा जब हम उसको गर्म करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो बंध है ये सहसंयोजी बंध है। कैसा बंध है, प्रबल है, बहुत अच्छे बॉन्डिंग है इनके बीच में। तो इसका जो गलनांक और कथनांक है वो भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, चालकता की। अब चालकता की अगर हम बात करें तो क्या चालकता प्रदर्शित करेंगे क्या, ये सोचिए थोड़ा सा। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसका कारण ये है कि ये सब एक दूसरे से बंधे हुए, कोई भी मुक्त आयन या कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है ना, कोई भी यहाँ पर मुक्त नहीं है, सब आपस में बंद करके एक बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए चालकता नहीं होंगे, इनके विद्युत रोधी होंगे। कैसे होंगे, विद्युत रोधी, चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें हमारे पास में एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है, अपवाद है हमारा, अपवाद है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो है वो हमारा क्या है, अपवाद है, यानी कि उसमें चालकता होती है, वह चालकता प्रदर्शित करता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, 3 कार्बन के साथ बंध बनाता है और चौथे के साथ में लेयर के लेयर फॉर्म करता है, परत बनाता है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो होती है, जो ग्रेफाइट होगा वो अपवाद है, वो चालकता प्रदर्शित करता है, जबकि नहीं करनी चाहिए। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। हमारे पास में सहसंयोजी बंध के उदाहरण कौन कौन से हैं, हीरा, और इसके अलावा क्या होना चाहिए, ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये सब हमारे उदाहरण हैं सहसंयोजी बंध के। अगला हमारा आता है, नेक्स्ट है आणविक ठोस, यानी बंधता के आधार पर हम जो अगला ठोस पढ़ेंगे वो अगला ठोस है हमारा आणविक ठोस। ठीक है, आणविक ठोस नाम से ही पता चलता है। देखो कोई भी जो टर्म होती है ना, आधा तो आंसर मतलब हम उसको समझना अगर चाहें तो सबसे इजी होता है कि वो जो टर्म लिखी हुई है ना उसी में ही उसका सार छुपा रहता है। जैसे कि आणविक तो मतलब अणुओं से संबंधित सारी व्याख्या इसमें होगी। ठीक है, देखिए अब आणविक ठोस में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेरे अवयवी कण क्या हैं, ये जो कण दिख रहे हैं ये अवयवी कण है मेरे यहाँ पर अणु। क्या है बच्चों, अणु। अणु जो है वो मेरे अवयवी कण है। अब इसमें आकर्षण बल किस प्रकार का है, देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ना आपको, व्हाइट कलर की और एक ऑरेंज कलर में है ना, 2 अलग अलग तरीके से। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको अलग कलर से दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से शो हो जाएगा, समझ में भी आएगा।
देखिए ये मान लीजिए ये है मेरी यहाँ पर, ये तो है ऑक्सीजन, ठीक है, और ये क्या है हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन, अब हम देखो अब जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बंध बना रही है दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये इसके साथ में ये बना रही है बंध, ये ऑक्सीजन और फिर ये हाइड्रोजन, यानी कि ये एक जो अणु है, अणु हमने क्या ले लिया है यहाँ पे H2O, क्या ले लिया है ये H2O, ठीक है। तो H2O में एक H2O का ऑक्सीजन दूसरे H2O के हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये ऑक्सीजन दूसरे वाले अणु के हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहा है, तो यह हमारा एक दुर्बल प्रकार का वॉन्डर वॉल बंध है। कौन सा बल है यहाँ पे, ये वॉन्डर वॉल बंध है। तो यहाँ पे जो बंध बन रहा है बच्चों वो कौन सा है, दुर्बल वॉन्डर वॉल बंध है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, यानी कि जो भी ये वीक प्रकार का जो बंध होता है इसको हाइड्रोजन बंध भी कहते हैं। तो ये है हमारा, यानी वॉन्डर वॉल बंध में कौन सा बना रहा है, हाइड्रोजन बंध। तो ये कौन से बल द्वारा बंधे हुए हैं, वॉन्डर वॉल बल, वॉन्डर वॉल बल बंध बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो गलनांक और क्वथनांक कैसे होंगे इसके। अब वॉन्डर वॉल है तो कैसा प्रकृति का है, कमजोर प्रकृति का है, जरा सा भी अगर हम इसको हीट करेंगे तो तुरंत टूट जाएगा। तो कैसे होंगे गलनांक और क्वथनांक, कम होंगे, निम्न होंगे। कैसे होंगे, कम होंगे या निम्न होंगे, ठीक है। तो गलनांक और क्वथनांक आणविक ठोसों का कैसा होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जो वॉन्डर वॉल बंध बन रहा है ये बहुत कमजोर प्रकृति का बंध है, गर्म करने पर या हीट करने पर ब्रेक हो जाता है या टूट जाता है, ठीक है। हम बात करते हैं इसकी चालकता की। तो बच्चों यहाँ पर आपको कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन नजर आ रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब इसमें चालकता भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, विद्युत रोधी, विद्युत रोधी, ठीक है। चलिए अब उदाहरण अगर हम इसका देखें तो हमारे यहाँ क्या उदाहरण है, H2O और CO2, ठीक है। ये सब हमारे किसके उदाहरण है, आणविक ठोस के, ठीक है बच्चों। तो आणविक ठोस जिसमें अणु मिलकर के और बंध बनाते हैं, कौन सा बंध बन रहा है, वॉन्डर वॉल, जो कि एक दुर्बल बंध है, बहुत ही कैसा बंध है, दुर्बल है, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक कैसे होंगे, बहुत कम होंगे, और चालकता में कोई चालकता प्रदर्शित नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन उपस्थित नहीं है, ठीक है। चलिए